नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल्स की, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल है कि इंडिया के कैंपसेस के हाल क्या है और अभी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो बात चल रही है, जिसके बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो लोग भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी कोर्सेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या प्रोविजंस हैं, वो चीज़ हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्या मेथड होगा, सारा पूरा डिटेल में देखा था कल का जो वीडियो था हमारा। बेशक वो लेट आया था आपके लिए वीडियो, पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कैंपसेस के हाल क्या है, वो समझेंगे कि कहाँ पर कितना रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा हम देखेंगे कि भगत सिंह को लेकर के अभी तक क्या क्या कदम सरकारों के द्वारा उठाए गए हैं और उनसे संबंधित क्या कोई ऐसा एफर्ट किया गया है जिससे कि उनको रिकॉग्निशन मिले। तो ऐसे में इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस आर्टिकल को देखेंगे और कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगा जो आपको पढ़नी होंगी। तो पहले इन आर्टिकल्स को देखते हैं डिटेल में। देखो, यूजीसी के द्वारा अभी डिक्लेरेशन कर दिया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 2022-23 का जो एकेडमिक सेशन शुरू होगा, उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है तो उसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होगा। तो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को बोला जा रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, इसमें क्या है कि अभी जहाँ तक है लगभग 3 करोड़ के लगभग स्टूडेंट्स होंगे जो एनरोल करेंगे अब आने वाले इस सेशन में। ठीक है, क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा बेसिकली 2019-20 का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। अभी जो है लेटेस्ट डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बाकी 2019-20 में लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल किया था, जिसमें यूजी, पीजी, पीएचडी सब आ गया है। मतलब अंडर ग्रेजुएशन भी आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ गया, पीएचडी के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो भी आ गए। तो अभी जो यूजीसी ने ये जो अनाउंसमेंट किया है ना, इसके पीछे कारण क्या है कि अब एडमिशन के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहले 12th क्लास में जो स्कोर होगा, मतलब स्कोर जो गेन किया जाता है एक स्टूडेंट के द्वारा, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर की जाती थी। पर अब क्या होगा, ये जो CUET जो टेस्ट होगा उसकी बेसिस पे ही एडमिशन सब कंडक्ट होंगे। और कल हमने देखा भी था कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम तीन अलग अलग टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। तीनों की जो लैंग्वेज है वो 13 लैंग्वेजेस में आप अडॉप्ट मतलब अपनी तरफ से आप पिक कर सकते हो। ठीक, अपनी तरफ से ऑप्ट कर सकते हो, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, इसी तरीके से असमीज़, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और इंग्लिश। ये 13 लैंग्वेजेस हैं। अब इनमें से आप ये देख लो, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है उसमें मैंशनड नहीं है। ये ध्यान रखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं अभी, वो 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो ये 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट होगा। अब देखो, बात ऐसी है कि अभी हमारे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हायर एजुकेशन में वाकई में कितने बच्चे हैं जो कि पढ़ पा रहे हैं, हायर एजुकेशन गेन कर पा रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में ट्रेंड तो ये शो कर रहा है कि हमारे यहाँ पर एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में 2019-20 का ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन आइश का जो डेटा है वो अवेलेबल है। उसके हिसाब से हायर एजुकेशन में 2019-20 के साल में एवरेज ये लिखाया गया था कि लगभग 3.85 करोड़ स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन में एनरोल किया है इंडिया में। ठीक है, जो कि मतलब 3.06 करोड़ जो है उनमें से मतलब कितना 3.85 करोड़ ने एनरोलमेंट लिया, उनमें से 3.06 अराउंड 79.5% जो थे उन्होंने तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन लिया। फिर बाद में 43.1 लाख स्टूडेंट्स ने, लगभग 11.2% ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनरोल किया। तो ये लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है हमारे पास में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को लेके। ठीक है, अभी ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो अभी जो मेथड चलता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का, वो अपने हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। ये जो चेंजेस आए हैं जिसमें हम जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही अनाउंस हुए हैं।
पिछले 5 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। 2015-16 में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट था 2.74 करोड़, जो कि 2019-20 में बढ़कर के कितना हो गया 3.06 करोड़। किस लेवल की हम बात कर रहे हैं? अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो आप देख सकते हो कि पौने तीन करोड़ से बढ़कर के 3.6 करोड़ तक जो हैं स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। बाकी पीजी लेवल पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। पीजी लेवल की अगर बात करें, जो एमए एमकॉम मास्टर्स जो होते हैं उसकी बात करें तो उसमें 39 लाख पहले एडमिशन हुआ करते थे 2015-16 में, जो कि 19-20 आते आते 43 लाख तक पहुंच गया। तो अब देखो नेक्स्ट जो आयुष का जो डेटा है, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन से संबंधित जो ये सर्वे होता है, ये देखो अब होने वाला है, जिसमें ये पता पड़ेगा, क्योंकि 2019-20 का जो डेटा अवेलेबल है उसके बाद में अभी डेटा अवेलेबल है नहीं, और इसी बीच में आपको पता है पेंडेमिक ने भी अपना पूरा खेल खेला है। तो पेंडेमिक का भी अब इम्पैक्ट क्या है वो आने वाली जो आयुष रिपोर्ट होगी ना उसमें पता पड़ेगा। तो ये डेटा बड़ा काम का था हमारे लिए, तो ये डेटा आप नोट कर सकते हो। इसके आगे चलें। फिर ये बात आती है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो किन कोर्सेज को ज़्यादा परस्यू करते हैं। तो ऐसे में जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना जो एनरोल्ड हैं, उनमें से 96.56 लाख स्टूडेंट्स हैं वो तो देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में एनरोल करते हैं। फिर उसके बाद में अगर इसमें बीए की अगर बात करें तो उनमें से 47% तो है मेल और 52.9% है फीमेल। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें बीएससी की, बैचलर ऑफ साइंस, उसमें 47.55 लाख स्टूडेंट्स हैं वो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहे हैं। उनमें से 48.7% मेल है, 51.3% फीमेल है। तो बीए और बीएससी दोनों में आपने क्या नोटिस किया कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां ज़्यादा एजुकेशन ले रही हैं। फिर आ जाती है बात बीकॉम की, तो बीकॉम में लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों के कंपैरिजन में। इसके आगे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें लगभग 37.27 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट हैं। इसका मतलब इंजीनियरिंग के एजुकेशन में ज़्यादा लड़के आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में लड़कियों की प्रेजेंस ज़्यादा है। टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेडिकल एजुकेशन में 13.5 लाख, उनमें से 59.5% फीमेल्स हैं। तो बीए, इसी तरीके से बीएससी और मेडिकल, ये तीन तो हायर एजुकेशन के वो कोर्सेज हैं जिनमें अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर बच्चे जाते हैं तो उनमें फीमेल्स डोमिनेट कर रही हैं। बाकी बीकॉम की बात कर लो या फिर इंजीनियरिंग की बात कर लो, इन दोनों सेगमेंट में अभी भी लड़के ही ज़्यादा हैं, जिनमें इंजीनियरिंग में आपने देखा कि 70.8% जो है वो स्टूडेंट्स का अगर देखो तो वो स्टूडेंट मेल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर देखो बात आ जाती है आगे कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितने पढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि अराउंड 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अभी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके अंडर में लाया जा रहा है। तो ऐसे में लगभग 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें 2019-20 में, उस टाइम पर 7.2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। ठीक है, और उन 7.2 में से 5.4 लाख तो क्या थे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए थे, और बाकी जो हैं वो आपको पता है हायर एजुकेशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन और उस लेवल पे चले गए। फिर बात आ जाती है कि हर साल कितने बच्चे एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो पॉइंट इतना सही है कि 2021 का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सीबीएसई बोर्ड से लगभग 12.96 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं वो पास हुए हैं, और पासिंग रेट कितनी रही है 99.37%। क्योंकि आपको पता है कि अब की बार इतना कोई मार्क्स में इतना कोई वो तो हुआ नहीं था, फाइनल एग्ज़ाम हो नहीं पाई थी, स्कूल का असेसमेंट हुआ था, वही सारा एकदम लिबरल मार्किंग हुई थी इसमें। तो ऐसे में सीबीएसई से 12.5 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, आईसीएसई है या दूसरे और बोर्ड्स हैं, वहाँ पर आप देखो तो हर साल हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होके आते हैं। फिर उसके बाद में आप देखो कि कितना ज़्यादा फिर बाद में एनरोलमेंट के लिए मारामारी। क्यों? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनकी डिमांड होती है उनके नंबर्स में है कमी, क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है कमी। ठीक है, फिर बात आ जाती है कास्ट और रिलीजन की बात पे। तो आयुष रिपोर्ट जो हमारे पास में अवेलेबल है 2019-20 का,
तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एससी कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कितना है 14.7%, एसटी का कितना है 5.6%, जबकि मुस्लिम्स का देखें तो 5.5% है, और दूसरी जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप है उनका रिप्रेजेंटेशन केवल है 2.3%। तो ये रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि कितना ज़्यादा अभी तक भी हमारे यहाँ पर कहते ना कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट और रिलीजन के नाम पे या पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एससी कम्युनिटी का अगर रेशियो देखें हम पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो तो अराउंड 14% है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन इस ठीक है, इज़ ओके। अब यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात करें तो उनकी पॉपुलेशन तो लगभग 7 to 8 या 9% के लगभग है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, बट उनका रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन में कितना है, ओनली 5.6%। ठीक है, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन में 5.5%, जबकि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा आपको पता है, लगभग 14 टू मतलब अराउंड 18 या 20 करोड़ के लगभग मुस्लिम्स हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये है, मतलब अभी भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं है। दूसरी माइनॉरिटीज़ भी जो है उनके बच्चे भी हायर एजुकेशन में इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो नहीं रहे हैं। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा बता दिया, बट हमारे लिए तो ओवरऑल ज़रूरत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इतना नहीं है, ये डेटा भी काम का है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है। फिर बात आ जाती है फैकल्टीज़ की। बात अगर करें तो देखो, लोकसभा में अभी 21 मार्च को डिबेट जब चल रहा था तो जवाब ये दिया गया कि 19,366 फैकल्टी पोजीशन है सैंक्शनड। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, उनमें से 6,558 तो वैकेंसी चल रही है, तो नंबर ऑफ फैकल्टी है वो भी कम है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम है ही, ह्यूमन रिसोर्स की भी कमी है। साथ में दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आईआईटीज़ की बात भी कर लो, आईआईएम्स की बात कर लो, इनमें भी बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है, पर वैकेंसी अगर देखो तो 9,000 के लगभग, 8,500 के लगभग वैकेंसीज अभी वहाँ पर हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ फैकल्टीज़ भी कम है अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो। ये एनालिसिस हमें क्या कहता है, हमें शो करता है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसकी वजह से मारामारी होती है 12th के बाद में एडमिशन को लेकर के, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी है जो क्वालिटी एजुकेशन देते हो। नंबर ऑफ फैकल्टीज़ की बात करें तो उनकी भी हमें यहाँ पर पता पड़ गया कमी है। अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, एक इक्विटेबल सोसाइटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो उस केस में जो एससी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है वो तो फिर भी चलो उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से मोर और लेस हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है पॉपुलेशन के हिसाब से। बाकी एसटी की बात कर लो या फिर अदर माइनॉरिटीज़ की बात कर लो, उनका रिप्रेजेंटेशन भी हायर एजुकेशन में अभी अप टू द मार्क नहीं है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अनसीइंग भगत सिंह। देखो, भगत सिंह को कितना ज़्यादा इग्नोर किया गया है हमारे हिस्ट्री में या हमारे सिस्टम में, उस चीज़ के बारे में ये आर्टिकल है। तो बेसिकली अभी ये मुद्दा फिर से हाईलाइट क्यों हो रहा है, उसके पीछे ये है कि पंजाब सरकार ने अभी डिसीजन लिया है कि भगत सिंह का जो आइडिया है, भगत सिंह ने जो एजुकेशन जो सिस्टम अपनी तरफ से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रमोट किया था, तो बोला उन अप्रोचेस को हम हमारे रूलिंग में यूज़ करेंगे, और साथ में जो फोटोग्राफ्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। भगत सिंह की जो बुक्स हैं उन पे से संबंधित जो बुक्स हैं उनके बारे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में बातें फैलाई जाएगी, जिससे कि ये पता पड़े कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर एट्रोसिटीज़ फैला रहे थे तो 23 मतलब एक आप देख सकते हो कितना जवान बच्चा 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया था। ये बेसिकली 23 मार्च को, ये आपको पता है पूरा सिस्टम था ही, जो 23 मार्च का दिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जब भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त और इन्होंने एक साथ फांसी ली थी। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि उनकी जो टीचिंग्स हैं या फिर उनकी जो लर्निंग्स हैं, ये सोशलिस्ट थे भगत सिंह बेसिकली। ठीक है, तो उनसे संबंधित जो आइडियाज़ है उनकी प्रमोशन से लेकर के बात है। ठीक है, तो 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने जब खुशी खुशी बिना किसी डर के फांसी का फंदा गले में डाल लिया था, बोला उन चीज़ों को, फियरलेसनेस को, जिससे कि हम हमारे देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सके और देश का नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी एक्टिविटीज़ भगत सिंह ने अपनी लाइफ में बहुत की थी, और उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अभी पंजाब सरकार है वो एफर्ट लगाएगी। देखो, प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो 1929 की अगर बात करें तो 1929 के टाइम पे इनको जेल ले लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया था, और 1931 इनको जेल में रखा, 1931 तक। फिर 23 मार्च 1931 को फिर इनको फांसी दे ही दी थी भगत सिंह को। इन्होंने अपने उस टाइम पे जेल के टाइम पे हंगर स्ट्राइक भी किया था,
प्रिजन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस भी दिए थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर में इनके जो आर्टिकल्स थे वो पब्लिश भी हुआ करते थे, और एक लैंग्वेज में नहीं, अलग अलग लैंग्वेजेस में। यहाँ आगे आप देखोगे तमिल लैंग्वेज में, यहाँ पे देखो हिंदी, तमिल, उर्दू, पंजाबी या दूसरी लैंग्वेजेस में भी इनके आर्टिकल्स पब्लिश होते थे। ठीक है, इनके अलावा भी इनके जो दूसरे जो फॉलोअर्स थे, कॉमरेड्स थे, उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी इनसे संबंधित, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला। इवन एक बार तो ये हुआ था कि अंग्रेज सरकार ने जितेंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, जो कि जेल से छूटे ही थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको जेल में रखा गया था, उससे वो फ्री होके निकले ही थे, इतने में पता पड़ा कि उन्होंने भगत सिंह की बायोग्राफी लिखी, और बायोग्राफी लिखते ही 2 साल की जेल और दे दी। इतना अंग्रेजी शासन में डर था भगत सिंह का। और अगर मेजर पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है, उन्होंने सबसे पहले भगत सिंह को रिकॉग्नाइज किया था। देखो, ईवी रामास्वामी नायकर का जो आप कह सकते हो मेंशन जो मिलता है हमें, वो एंटी ब्राह्मणिकल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था उन्होंने साउथ इंडिया में। ठीक है ना, तो उसी चीज़ में उन्होंने एक सोसाइटी में जो हार्मनी प्रमोट करने का जो आइडिया था, वही आइडिया रामास्वामी नायकर का था और वही आइडिया भगत सिंह का था। तो उन चीज़ों को भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोट किया, भगत सिंह से संबंधित जो भी उनके हाथ में आर्टिकल्स लगे, जिनमें से एक था भगत सिंह का सेमिनल एसे, जिसमें था वाई आई एम एन अथीस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसके पीछे भगत सिंह ने अपना एक एलैबोरेशन दिया था, और वो आर्टिकल इनके हाथ लगा था रामास्वामी नायकर। तो उन्होंने फिर उस चीज़ों को बहुत प्रमोट भी किया था अपने खुद के जर्नल कुड़ी अरासू में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, इनमें फैक्चुअल चीज़ों पे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के बन जाते हैं। कुड़ी अरासू, ठीक है, ये जर्नल था, इससे एसोसिएटेड कौन से लीडर थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? तो आंसर ईवी रामास्वामी नायकर आ जाएगा, ध्यान रखें आप ये, ठीक है ना। और लैंग्वेज जो थी इसकी तमिल थी। ओके, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो तमिल। इसके आगे और देखें, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने भी कुछ अपने एडिटोरियल्स में भगत सिंह को कोट किया था। जैसे एक मराठी न्यूज़पेपर जिसका नाम है जनता, उसमें भगत सिंह से संबंधित जो भी मेंशंस थे वो वहाँ पे वो लिखते थे। ठीक है, इसके अलावा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष बोस और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया था। इन्होंने भी अपनी तरफ से, कहते ना कि अपनी तरफ से बहुत सारे एक इनकी जो सोच थी भगत सिंह की, उस सोचने के तरीक़ों को बहुत प्रेज़ किया जाता था। तो अब आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि भगत सिंह का क्या आइडिया था। इवन भगत सिंह अपने पॉलिटिकल गुरु लाला लाजपत राय से भी लड़ लिया करते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय ने हिंदुइज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और भगत सिंह का सोचना ये था कि रिलीजन फ्री सोसाइटी होना चाहिए, एक हार्मनी प्रमोट होनी चाहिए। भगत सिंह को अभी तक आपने जो भी सुना है, अगर अच्छे से पढ़ा है आपने तो फिर आपको आइडिया है, और अगर आपको आइडिया और केवल इतना ही जानते हो कि हाँ वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते थे, तो आप भगत सिंह के बारे में बहुत कम जानते हो। आपको भगत सिंह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो रेलेवेंस है ना, वो हमारे समाज में हमेशा रहती है। कि जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली ना कि मैं अथीस्ट क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि किसी भी एक धर्म को फॉलो करूँगा तो उसमें आस्था होगी, उसकी आस्था के चलते हमारी सोसाइटी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से मैं दूसरी आस्था के लोगों से दुश्मनी पाल लूँगा, जो मुझे चाहिए नहीं है। तो इस तरीके से, मतलब ऐसा कुछ, तो आप उनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ोगे। रेलेवेंस ऑफ भगत सिंह इन टुडेज सिनेरियो, ये पढ़ सकते हो फॉर UPSC। तो ऐसे करके आपको कंटेंट डेफिनेटली मिल जाएगा, आपको पढ़ना है। गांधी जी ने, जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी ना, तो गांधी जी 1931 में कराची सेशन के लिए पहुंचे थे। ठीक है ना, तो उस टाइम पर उनको ब्लैक फ्लावर्स, ब्लैक फ्लैग्स ये दिखाए गए थे, काले झंडे, कि भगत सिंह की ज़िंदगी बचा सकते थे महात्मा गांधी, पर उन्होंने कोशिश ही नहीं की। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना 1931 का, तभी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया था। और उसी दरमियान ये सिचुएशन थी जब 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने मिलकर के और भी सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, और ये कहा था कि भाई बहरों को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, किसी को हार्म नहीं पहुंचाई थी, पर गांधी जी ने उनको नहीं बचाया। तो इस केस में उनको काले झंडे, काले फूल ये दिखाए गए, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया बाकायदा कि हाँ बिल्कुल मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पे ज़्यादा स्टैंड नहीं रखता। तो ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ा था, गांधी को भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ा था। और मेन जो पार्टी थी या जो ग्रुप था जो भगत सिंह के फेवर की बात करता था
या फिर भगत सिंह को फांसी देने के बाद में जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, वो था नौजवान भारत सभा। दूसरी थी पंजाब कांग्रेस एंड पंजाब कांग्रेस लीडर। इन्होंने मिलकर के लाहौर में अपनी तरफ से अपील की थी कि कैसे भी करके आप मतलब एक जो होता है ना कि चंदा इकट्ठा किया जाए, चंदा इकट्ठा करने के बाद में भगत सिंह को या तो रिलीज करवा लिया जाए। अब भगत सिंह को वो एक तरीके से फांसी दे दी गई थी, तो उसके बाद में ये था कि कांग्रेस को जो है वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया जाए, मतलब कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी। पर टाइम भी था, तो नौजवान भारत सभा है उसको तो बैन कर दिया था इंग्लिश गवर्नमेंट ने। और दूसरी तरफ इस तरीके से पॉलिटिकल सैंक्शंस ये लग गए थे ना नौजवान भारत सभा पे, तो कांग्रेस लीडर्स ने खुद को उनसे दूर कर लिया। और साथ में महात्मा गांधी ने भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं लगाया। तो इस केस में फिर कांग्रेस का जो लेन देन था ना किसके साथ, नौजवान भारत सभा या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जो भी इन्वॉल्व थे उनसे दूर हो गए थे ऐसे करके धीरे धीरे। बेशक भगत सिंह को जो भी आप कह सकते हो कि भगत सिंह से एसोसिएशन दूर करनी थी कांग्रेस को, उसके लिए जब वोटिंग हुई ना तो वोटिंग कोई ज़्यादा नहीं मिली थी, हल्की सी मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस ने खुद को दूर किया था भगत सिंह से, भगत सिंह को ट्रिब्यूट पे करने से। मतलब ये था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो शो करती हैं कि भगत सिंह ने जिस तरीके से अपनी जान दांव पे लगा दी थी, उन चीज़ों को प्रॉपर रिकॉग्निशन इंडिपेंडेंस से पहले प्रॉपरली नहीं मिला था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कांग्रेस की डोमिनेंस थी। फिर उसके बाद में आप देखो 1947 से लगभग 40 साल तक 1980s तक आप पहुंच जाओ, तब तक भी केवल लिप सर्विसिंग, मतलब ये केवल बातें हो गई, काम नहीं हुआ। हमारे देश में लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 250 तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, उनमें से एक भी यूनिवर्सिटी का नाम भगत सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले फिरोजपुर, पंजाब में फिरोजपुर है, ठीक है, वहाँ की एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो कि अभी अपग्रेड होकर के यूनिवर्सिटी बन गई, तो उन्होंने ये बात बोला कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके भगत सिंह एयरपोर्ट कर देना चाहिए। तो और वो भी अभी तक नहीं हो पाया, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ में उलझा हुआ है ये प्रोविज़न। तो मुद्दा क्या आ रहा है कि भगत सिंह को रिकॉग्निशन इतना अच्छे से मिला नहीं जितना कि वो डिजर्व करते थे। ये आर्टिकल एक तो ये बताना चाह रहा है। इसके आगे सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात जो है वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, वो ये कि पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर पोर्ट्रेट्स की गैलरी है, फोटोज़ लगाई हुई है। वहाँ पर ना तो भगत सिंह की फ़ोटो है, ना चंद्रशेखर आज़ाद की, ना मास्टर दास सुरज्जा सेन की। इस तरीके से ये जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे इनका नाम भी वहाँ पर मेंशन नहीं है। वो बात ठीक है कि एक हेमू कलानी करके रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे, उनको फिर भी 2003 में उनकी पोर्ट्रेट, मतलब उनकी फ़ोटो जो है वो पार्लियामेंट्री इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट गैलरी में लगा दी गई थी। जब 2003 में उस टाइम के होम मिनिस्टर हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, एक तरीके से डेप्यूटी पीएम भी थे, है ना, तो उनके कहने पे ये ऐड किया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 1929 का जो बॉम्ब वाला जो था सेंट्रल असेंबली में कि मेक द डीफ हियर, बैरो को हमें सुनाना है, तो उस चीज़ को लेकर के तो उनको जेल हुई थी। पर हम ज़्यादातर इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के नाम पे जानते हैं। फिर भी कोशिशें इतनी ज़्यादा नहीं है, पर अब जैसे ही सरकार ने अपनी तरफ से, पंजाब सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है, तो ये चीज़ें फिर से रिकॉल हो रही है। वो बात ठीक है, पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स में स्टैचूज़ ये भी इनॉग्रेट किए गए भगत सिंह के नाम पर, ठीक है। अभी मतलब ओवरऑल 1980 के बाद में कुछ रिकॉग्निशन या फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होने लगी है जहाँ पर भगत सिंह को जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वहाँ पर राइज किया जाता है या उनके रेलेवेंस को क्रिएट किया जाता है। बस यही चीज़ें यहाँ पे मेन बताई जा रही है, बाकी और आप इन पे भी नज़र डाल सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2007-8 में 5 रुपये का और 100 रुपये का सिक्का शुरू किया था और उस सिक्के पे भगत सिंह की फ़ोटो प्रिंट की थी, और वो फ़ोटो कैसी थी, हैट के साथ में, ठीक है। इसको लेकर के अकाली दल ने ऑब्जेक्शन कर दिया। वो ये कहने लग गए कि भाई भगत सिंह की पगड़ी के साथ में फ़ोटो होनी चाहिए, आप ये क्यों हैट वाली फ़ोटो लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बार पॉलिटिकल स्ट्राइफ, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, भगत सिंह के बारे में एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पढ़ोगे आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बस स्टेटमेंट है कि जो बाइडेन ने ये कहा है कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर के इंडिया ही कहीं ना कहीं डाउट में है, एक क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, जापान दोनों ने यूएसए की बात एज इट इज़ एक्सेप्ट की है कि रशिया पे सैंक्शंस लगने चाहिए। रशिया ने जो भी किया है उसको इंटरनेशनल लेवल पे जितनी उसकी कड़ी से कड़ी निंदा हो वो कम है, कंडेमनेशन मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सके उतना कम है, ये चीज़ इन्होंने बोली है। दूसरा, इधर
जो यूएसए की तरफ से अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है विक्टोरिया नुलैंड, ये अभी इंडिया के विजिट पे आई हुई है। तो इनका ये कहना है कि चाइना और रशिया जिस तरीके से एक एक्सिस क्रिएट कर रहे हैं ना, वो बोला पूरे वर्ल्ड के लिए तो ठीक है ही नहीं और इंडिया के लिए भी ठीक नहीं है। मतलब यूएस के लिए तो ठीक है ही नहीं, इंडिया के लिए भी ठीक नहीं है। इधर आप देख रहे हो कि जो रिफ्यूजीज हैं, जो जान बचा करके यूक्रेन से पोलैंड की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को होल्ड करने में अभी पोलैंड की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, वो पूरी हो गई है। ये बात वहाँ से जो पोलैंड की सरकार है उन्होंने बोल दी है कि भाई अब हम ज़्यादा रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट थी उतना हमने कर लिया। बस ये ज़्यादा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं, आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ है, वो ये कि हरियाणा असेंबली ने भी देखो एक बिल पारित कर दिया है, बिल अगेंस्ट कन्वर्जन, कि मतलब कि फोर्सफुली अगर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में इंडिविजुअल्स को अगर कन्वर्ट कराया जाता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रोविज़न। तो ऐसे में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें हरियाणा भी अभी ऐड हो चुका है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके के कानून है वो लाए जा चुके हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इतना कुछ काम का नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। फिर इधर एक न्यूज़ है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया जा चुका है कि अब स्टार्टअप से भी जो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इनमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी। इसका मतलब इंडिजिनस जो इक्विपमेंट्स है ना, अब उनका यूज़ करना शुरू कर देंगे हमारे डिफेंस सेक्टर में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले कौन सा स्टार्टअप है जहाँ से इक्विपमेंट्स परचेज किए जा रहे हैं, उसका नाम है आईडेक्स। इसका मतलब हो गया इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। 480.45 करोड़ रुपए का माल खरीदा जाएगा, 14 आइटम्स होंगे टोटल। तो ऐसे में आपको क्या करना है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स गेन करनी है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे पहली न्यूज़ तो ये है कि जो ये बड़ी टेक्निकल कंपनियां हैं, इनको देखो इंटरनेट पे इनकी पकड़ अच्छी खासी बन जाती है और फिर उसके बाद में ये सोवरेंस को, दैट मीन्स स्टेट को, इसका मतलब गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर लाने के एफर्ट्स करती हैं। जो कि अभी चीज़ आपने देखी है कि रशिया ने जैसे ही यूक्रेन में इन्वेजन किया तो इन कंपनियों ने रशिया पे जिस तरीके के एक्शन लिए हैं वो हमें सीधा दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्विफ्ट, ये इंटरनेशनली जो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, उस ट्रांजैक्शन को स्मूथली कंडक्ट कराने में रोल प्ले करती है। ये एक तरीके का नेटवर्क ही है। इसका मेन हेडक्वार्टर अगर देखो तो वो है बेल्जियम में। ठीक है, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के पकड़ ज़्यादा है। तो बोले इस तरीके की सिचुएशन अगर इंडिया के सामने आ जाए तो हमें भी इसी तरीके से सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो बोला हमें इसके लिए पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है, जिस पे बोला सरकार काम भी कर रही है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से इंटरनेट का आप एक वेपन की तरह यूज़ करोगे, हैंडीकैप बना दोगे किसी भी कंट्री को, फिर वो कहीं पे कोई फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। ये तो चलो गनीमत है कि हमारे पास में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का एक्सपीरियंस अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ईजिली कर पाते हैं। तो बोला हमें भी इसके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना होगा। कल को ना स्विफ्ट जैसे जो प्रोग्राम है या फिर जो सिस्टम है, फ्रेमवर्क्स हैं, उनसे हमें एक्सक्लूड करने की अगर नौबत आ गई तो हम कैसे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बोला हमें इसके लिए भी सोचने की ज़रूरत है। ये बात कही गई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी ने ये बात कही है। इसके आगे अगर देखें, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा रिलीज़ किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जुलाई से सितंबर 2021 का जो क्वार्टर गया था ना, उसमें शहरों में जो बेरोजगारी है वो घटी है। कितना? 9.8% पे आ गई। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज़ में वो अभी घटी है बेसिकली। ठीक है, पिछले साल मतलब 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए ना तो जुलाई से सितंबर 2020 के बीच में 13.2% थी, जो कि जुलाई से सितंबर 2021 में कितनी होगी? 9.8%। इसका मतलब बेरोजगारी घटी है शहरों में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट आप मेजर किसके लिए करते हो? 15 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके हिसाब से चेक होता है ये। और ये डेटा रिलीज़ किस बेसिस पे हुआ है? पीरियोडिक लेबर फोर्स जो कि कंडक्ट करवाई गई है, किसके द्वारा? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे
कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो देखो, सीधी सी बात है कि लेबर फोर्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से बेरोजगार कौन है। अब लेबर फोर्स कौन सी होती है भाई, 15 से 59 साल के वो लोग जो कि रोजगार करना चाहते हैं, चाहे उनको रोजगार मिले या ना मिले। जिनको मिल गया वो तो एम्प्लॉयड हो गए, जिनको नहीं मिला वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो टोटल ये जो इंटेंडेड लोग हैं ना, जो चाह रहे हैं कि हाँ जी हमें नौकरी मिले, जो इंटेंशन रखते हैं नौकरी करने की, उनका कितना % लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो वो ही क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और जो इंटेंशन रखते हैं वो लोग जिनकी उम्र 15 से 59 साल है और वो जॉब करने की इंटेंशन रखते हैं, तो उनको लेबर फोर्स बोल दिया जाएगा। और उसी का 1% होता है वो हमने देखा कि अर्बन एरियाज़ में 9.8% ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी करने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। पर 2020 के कंपैरिजन में ये डेटा कहीं ना कहीं एनकरेजिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हुई है। इसके आगे अगर फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो औरतें जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है या 15 साल की है, अर्बन एरियाज़ में जो रहती हैं, तो उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई सितंबर 2021 में कितनी रही, 11.6%, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस बताई जा रही है। कारण क्योंकि 2020 के जुलाई सितंबर 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज फॉर फीमेल्स कितनी थी, 15.8, जो कि घट करके 11.6 हुई है। इसका मतलब महिलाओं को भी रोजगार मिले हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। ओके। न्यूज़पेपर आपको रात को 10 बजे तक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब आपका यही टाइम रहेगा, ये न्यूज़ वाला जो एनालिसिस हमारा आपको 3 बजे से पहले पहले मिल जाएगा दोपहर में। थैंक यू।